Hello students, how are you? Welcome again in the class 11th subject political science and chapter first. देखिए ये आप ये बुक देख रहे हैं and we are going to start our chapter first constitution why and how. ये हमारी थर्ड वीडियो है इस चैप्टर की। इसमें जो हमने विशेष तौर पर बेटा जो टॉपिक लिया है द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन यानी संविधान सभा के कामकाज की शैली। इससे पहले वीडियो में आपने देखा था कि हमारी संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसका डेलिब्रेशन कैसा था। आइए देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमने नोट्स में क्या तैयार किया है। Should India adopt a centralized system of government? यानी संविधान सभा के पास सबसे बड़ा मुद्दा था कि क्या हमें केंद्रीय सरकार या विकेंद्रीय सरकार चाहिए। What should be the relations between the state and the center? स्टेट और सेंटर के बीच क्या संबंध होने चाहिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है व्हाट शुड बी द पावर ऑफ जुडिशरी। हमारी न्यायपालिका की ताकत, उसकी शक्तियाँ कैसी होनी चाहिए। शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी राइट्स। क्या संविधान सभा को संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के सुरक्षा करने का अधिकार होना चाहिए। ऑलमोस्ट एवरी इशू that lies the foundation of a modern state was discussed with the great sophistication. इन सभी इशू के साथ संविधान सभा ने बड़े ही सहनशीलता से, बड़े ही ढंग से इन पर चर्चाएं की। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आया है यानी सभी मुद्दे को लेकर बड़ी सजगता दिखाई। Only one provisions of the Constitution was passed without virtual any debate. केवल एक ही ऐसा सिद्धांत था जिसके ऊपर संविधान सभा में बिना कोई वाद विवाद के उस बिल को पास कर दिया। वो ऐसी कौन सी चीज़ थी। द इंट्रोडक्शंस ऑफ यूनिवर्सल सफेज, मीनिंग हो गया दैट ऑल सिटीजन्स रीचिंग ए सर्टेन एज वुड बी एंटाइटल्ड टू बी द वोटर्स। वो था मत देने का अधिकार। सभी इस बात को लेकर सहमति बना चुके थे कि एक निश्चित आयु पर, यानी सबसे पहले जो आयु तय की गई थी वो 21 ईयर्स तय की गई थी, यानी जो भी 21 साल का हो जाए, 21 साल के होने पर उसे मत डालने का अधिकार दे दिया जाए। ये एक प्रावधान ऐसा था, ये एक प्रिंसिपल ऐसा बनाया था, इस पर किसी ने किसी प्रकार का कोई मत नहीं था। अब आपको सिर्फ मत कैसे था, जैसे मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि जो कांग्रेस के सदस्य थे जिसमें विभिन्न विभिन्न विचारधारा के लोग भी रह रहे थे, उन सभी के विचार अलग अलग थे, तो उनके मतभेद होना भी बिल्कुल मुमकिन था। जैसे मान लीजिए भीमराव अंबेडकर जी है, सरदार पटेल जी है, नेहरू जी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और बहुत से ऐसे हमारे नेता हैं जिनकी आइडियोलॉजी थोड़ी डिफरेंस थी। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंगेज्ड इन व्हाट वन माइट कॉल पब्लिक रीजन। इसमें हमारे पास है कि भाई संविधान सभा जो है वो एक अपने आप में बड़ी ही संतुष्ट थी कि भाई वो सार्वजनिक हित का कार्य कर रही है, तो प्रत्येक चीज़ों पर मिलजुल कर काम किया गया। जो भी प्रिंसिपल बनाए गए उन सभी को लेकर सब में आम सहमति बनी। हमारा अगला जो हेडिंग है देखिए, अब आता है प्रोसीड्यूर्स यानी कार्यविधि, किस तरह से उस पर काम हुआ। तो मैं आइए बता दूं इनको। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड 8 मेजर कमिटीज़ ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। भिन्न भिन्न विषय को लेकर संविधान सभा के अंदर 8 बड़ी कमेटियां बनाई गई। यूजुअली नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और B.R. अम्बेडकर चेयर्ड दीज कमिटीज़। इनके जो अध्यक्ष बनाए गए विशेष तौर पर नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और भीमराव अंबेडकर को इनका मुखिया बनाया गया। अंबेडकर जी हैड बीन ए बाइटर क्रिटिक्स ऑफ द कांग्रेस एंड गांधी जी।
यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि अम्बेडकर जी जो थे वो कांग्रेस के और गांधी जी के बहुत बड़े आलोचक थे, अक्यूजिंग देम ऑफ नॉट डूइंग इनफ फॉर द अपलिफ्टिंग ऑफ शेड्यूल कास्ट। हमेशा से ही वो ये कह रहे थे कि भाई शेड्यूल कास्ट को ऊपर उठाने के लिए वो बाधा डाल रहे हैं। पटेल एंड नेहरू डिसएग्री ऑन मैनी इश्यूज। जब काम होता था तो पटेल और नेहरू के बीच आम तौर पर हम कहेंगे वो एक बात को लेकर सहमत नहीं होते थे। नेवरदलेस फिर भी दे ऑल वर्क टुगेदर, उन सभी ने इकट्ठा मिलकर काम किया। द असेंबली मेट फॉर 166 डेज। कहते हैं संविधान सभा की जो बैठकें हुई वो 166 हम कहेंगे डेज बैठक हुई, और लगभग 2 साल और 11 महीने और 18 दिन में बनकर हमारा संविधान तैयार हो गया। आइए थोड़ी सी एक स्पीच मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है, गांधी जी का क्या वर्जन था, गांधी जी क्या सोचा करते थे। तो एक स्पीच है उनकी, गांधी जी इन 1931 इन यंग इंडिया हैड रिटन। उसमें उसने लिखा था, अपनी इच्छा जताई थी। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पुअरेस्ट सेल दैट इट देयर कंट्री इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस। An India in which there shall be no high class, no low class of people. An India in which all the communities shall live in perfect harmony. There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of the intoxicating drinks and drugs. कुल मिला के मैं आपको बता दूं, गांधी जी ने लिखा था कि भाई मैंने एक ऐसे भारत का सपना देखा है जिसमें गरीब जो है वो ये कह सके कि हाँ ये मेरा अपना देश है। उन्होंने कहा था भारत एक ऐसा देश होना चाहिए जहाँ पर ना तो कोई हाई क्लास हो ना कोई लो क्लास हो। भारत के अंदर सभी कम्युनिटी के लोग जो है आपस में मिलजुल कर पूरे समन्वय के साथ रहे। यहाँ पर ऐसी कोई जगह न हो जहाँ पर हम कह सके कि भाई छुआछूत की बीमारी या इंटॉक्सिकेटेड यानी लोग जो है शराब पिए और नशा करें। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं देखा था। 2 लाइनें उन्होंने लिखी है, विमेन्स विल इंजॉय द सेम राइट एज मैन। औरतें भी बिल्कुल आदमी के समान अधिकार प्राप्त करेगी, एंजॉय करेगी। आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स। और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यही चीज़ मुझे चाहिए। भीमराव अंबेडकर द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, डिसएग्रीड विद गांधी जी। गांधी जी से बिल्कुल असहमत है इस स्पीच के लिए स्टेटेड। और अपनी स्पीच जब उन्होंने दी थी बिल्कुल स्पष्ट करती है, ऑन द 26th of January 1950 वी आर गोइंग टू एंटर ए लाइफ ऑफ contradictions. In politics we will have inequality, and in social and in economics life we will have inequality. Thank you so much.